नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है इस खूबसूरत क्लास में। देखिए, हम देख रहे हैं कक्षा 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएसई का सार। हमने कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान जिसमें भूगोल का पार्ट है उसकी शुरुआत करी है। साइंस मैडम आपको पढ़ा रहे हैं। राजस्थान अध्ययन में खुद ले रहा हूँ और उसकी मैंने मार्केट में किताब भी निकाली है। आप लोगों के प्यार और स्नेह से बहुत अच्छा उसका रिव्यू मिला है। तो राजस्थान अध्ययन के लिए वो किताब भी चल रही है, उस पूरी की पूरी किताब को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो नोट्स भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो किताब आप मार्केट से ले सकते हो। एक उचित मूल्य पर आपको मिल जाएगी राजस्थान अध्ययन। उसमें लेखक का नाम मेरा लिखा हुआ है, आप आराम से पहचान जाओगे। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की वो किताब है। तो भूगोल का जो पार्ट है वो यहाँ हम कंप्लीट करने वाले। एक भी जो है जहाँ से सवाल बने हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। साइंस के लिए मैडम जी पढ़ा रहे हैं और भूगोल के लिए कक्षा 11 और 12 वो अपने राजदीप सर जो है लेब असिस्टेंट के लिए स्पेशली यहाँ पर कोर्स चला रहे हैं। आप उसको पढ़ना ना भूले। यदि आप लेब असिस्टेंट और प्रथम श्रेणी अध्यापक भूगोल से तैयारी कर रहे हैं, भूगोल में बहुत सारा पार्ट आता है भाई। एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 का उसको कंप्लीट यहाँ पर राजदीप सर जो खुद व्याख्याता है वो आपको करवाने वाले हैं। और लेब असिस्टेंट का स्पेशली बैच शुरू हो चुका है, देख लेना। आप आराम से जब आपका एग्जाम हो, यदि आप यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको पूरी संतुष्टि मिलेगी कि मेरा पूरा सिलेबस कवर है और इसी से सारे के सारे सवाल आए हैं। तो लीजिए भाई, बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़े और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। देखिए, आज अध्याय नंबर 2 है। अध्याय नंबर 2, अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर के बारे में जो कक्षा 6 की किताब में दे रखा है उसको पूरी तरीके से हम कवर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव से। जहां आपको समझाने की जरूरत होगी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। ऑब्जेक्टिव जितने भी बनते हैं 50, बताओ एक छोटा सा कक्षा 6 का जो अध्याय है, 4 पेज का अध्याय, उसमें से मैंने लगभग 50 सवाल तैयार किए हैं। तो इससे बाहर क्या जा सकता है भाई। पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है। देखिए, पृथ्वी है, उसका वास्तविक आकार कैसा है। यदि पृथ्वी की बात करें तो ना तो पृथ्वी पूरी तरीके से चपटी है, ना पूरी तरीके से गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्णतः गोलाकार नहीं है भाई। पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई। अगला देखते हैं पहले। पूर्णतः चपटी यह भी नहीं है, वर्गाकार भी नहीं है। तो इस सवाल का जो आंसर होने वाला है वो कैसा है, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी और मध्य में उभरी हुई। पृथ्वी जो है इस तरीके से है भाई। पृथ्वी इस तरीके से है, ध्रुवों पर चपटी है और भूमध्य रेखा से उभरी हुई है। इसे हम इस आकृति को क्या बोलते हैं, भू-आब। भू-आब के नाम से जानते हैं। भू-आब वाली आकृति हम इसे बोलते हैं, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, जियोइड। भू-आब का अंग्रेजी वर्जन जिसे हम बोलते हैं जियोइड। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड जैसी है, भू-आब जैसी है, नारंगी या संतरे के समान है। तो याद रखोगे, पृथ्वी ना तो पूरी तरीके से गोल है ना पूरी तरीके से चपटी है। पृथ्वी का आकार जियोइड है या भू-आब आकार है। ग्लोब किसका लघु रूप है, वास्तविक प्रतिरूप है भाई। जो आप ग्लोब देखते हो ना, वो किसका वास्तविक और छोटा रूप है। क्या आकाशगंगा का है, पृथ्वी का है, सूर्य का है या चंद्रमा का है। तो ग्लोब जो है वो आपके पृथ्वी का वास्तविक और छोटा रूप है। जैसी अपनी पृथ्वी दिखाई देती है उसका प्रतिरूप, उसका छोटा जो फोटो है वो क्या है, वो ग्लोब है वास्तविक। वैसे तो मानचित्र भी होते हैं फोटो में, लेकिन मानचित्र क्या है, अशुद्धता से भरा हुआ होता है, उसमें वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता। आप देखते हो ग्लोब ऐसे चपटा सा जो एक अक्ष के सारे खड़ा हुआ मिलता है आपको, देखते हो तो ग्लोब जो है वो किसका लघु एवं वास्तविक रूप है, तो ये आपके पृथ्वी का लघु और वास्तविक रूप है। ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ग्लोब पृथ्वी का लघु और वास्तविक रूप है। आगे चलिए, ग्लोब पर घूमने वाली रेखा को क्या कहा जाता है जो उत्तर व दक्षिण ध्रुव से गुजरती है। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि ग्लोब किसके सहारे घूमता है, उस रेखा को क्या कहते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये जो रेखा होती है ये
काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। और उस रेखा के सारे ही अपनी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो देखिए ग्लोब पर घूमने वाली रेखा को, मतलब ग्लोब जिसके ऊपर घूमता है उस रेखा को क्या कहते हैं? जो उत्तर व दक्षिणी ध्रुव है दोनों से गुजरती है। क्या उसे अक्ष कहते हैं, देशांतर कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या कर्क रेखा कहते हैं? तो देखिए ग्लोब जिस रेखा पर घूमता है, जिस काल्पनिक रेखा पर घूमता है, उसे हम अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष। ये देख लीजिए, ये अक्ष नाम आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल एक काल्पनिक है। ये अक्ष, इस अक्ष के सारे ये पृथ्वी घूमती है। ये क्या है? ये वास्तविक व लघु रूप है। किसका? पृथ्वी का। कौन? ग्लोब। और ये ग्लोब में आपको दिख रहा है यहां पर अक्ष, इस अक्ष के सारे ये पृथ्वी घूम रही है भाई। तो ठीक है, ये अक्ष देख सकते हो आप, दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों से गुजरता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्लोब पर कौन सी रेखा उसे दो बराबर भागों में बांटती है भाई? ग्लोब पर जो है कौन सी रेखा उसको दो बराबर भागों में बांटती है? क्या वो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, विषुवत रेखा है या प्रधान देशांतर रेखा है? तो हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जो व्रत है वो है आपके 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये क्या करती है? ये इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषुवत रेखा। देखिए इसे 0 डिग्री भी ऑप्शन में आ सकता था, यहाँ भूमध्य रेखा भी आ सकता था, विषुवत रेखा भी आया हुआ है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? वो आपके कहलाती है विषुवत रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर अक्ष की तरह कोई वास्तविक रेखा होती है क्या? मतलब जो अक्ष है वो वास्तविक रेखा है क्या, ये पूछ रहा है। हाँ, नहीं, केवल उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो देखिए पृथ्वी पर जो अक्ष होता है वो कोई वास्तविक रेखा नहीं होती, बल्कि क्या है? काल्पनिक रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी पर अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा के रूप में विद्यमान है। अगला सवाल देखते हैं। विषुवत व्रत पृथ्वी को किन दो भागों में बांटता है? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा जो विषुवत व्रत है, जिसे हम पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत कहते हैं, वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। उन दो भागों को हम क्या कहते हैं? पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध, आंतरिक व बाहरी भाग, पूर्वी व दक्षिणी भाग। तो देखिए विषुवत व्रत है ये जो है पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, पृथ्वी के मध्य से गुजरता है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इससे दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत व्रत जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत है वो है आपके विषुवत व्रत। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना भाई, और लाइक भी किया करो ताकि हौसला अफजाई हो। लाइक नहीं करते हो तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि क्लास अच्छी नहीं होगी। भाई अपन अपनी ओर से 100% दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका भी कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता ही है। एक स्लाइड तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। एक चीज आपको गलत बता दें तो आप उसमें कसर निकाल देते हो। तो बहुत सारी सोर्स लेके एनसीईआरटी की सारे एक एक लाइन पढ़ के ये तैयार किया जाता है। ऐसा आसान काम है नहीं। अक्षांश रेखाएं किसका उदाहरण है? और ये देखने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं, ये क्या है, सार ही तो है। एक सिंगल सवाल बाहर नहीं रहेगा इस स्लाइड को पढ़ने के बाद जो अध्याय नंबर 2 हमने पढ़ा है। देखिए अक्षांश रेखाएं किसका उदाहरण है? देशांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं या विकिरण रेखाएं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती है ग्लोब पर, आगे हम देखेंगे कितने अक्षांश होते हैं, कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। वो क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती है भाई। ग्लोब पर एक दूसरे के समानांतर है इस तरीके से। विषुवत रेखा के दोनों तरफ जो अक्षांश है वो एक समानांतर रेखा के रूप में है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो समानांतर रेखा है। देखिए अक्षांश नाम आया तो अक्षांश के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। और ये जो है भूमध्य रेखा से दोनों तरफ
खींचे जाते हैं उत्तर की ओर दक्षिण की ओर। कितने हैं वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। पुनः देख लीजिए, अक्षांश किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी की सतह पर खींची गई कोणीय दूरी या स्थित कोणीय दूरी है, वो आपके अक्षांश कहलाती है। अक्षांश कितने होते हैं ये अगली वाली स्लाइड में हम देख लेंगे। वैसे मोटे तौर पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है कि 90 दक्षिण की ओर, 90 उत्तर की ओर। आगे देख लीजिए भाई, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? 180, 360, 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में, 45। तो देखिए यहां पर कितने अंश अक्षांश होते हैं, कितने अंश अक्षांश होते हैं। तो देखिए एक तो है आपके ये 0 डिग्री जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके उत्तर में 90 और उत्तर में 90 तथा दक्षिण में 90, इधर 90 इधर 90। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश उत्तर में, 90 अक्षांश दक्षिण में पृथ्वी पर ये अक्षांश है भाई। आगे चलिए, अक्षांश का मापन किस व्रत के आधार पर किया जाता है? देखिए अक्षांश का जो मापन है वो आपके सीधा सा पता है, 3 या 4 बार हमने देख लिया। विषुवत व्रत जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा व्रत, उसके आधार पर किया जाता है। ये जो है 0 डिग्री रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इससे कोणीय दूरी जो है, कोणीय दूरी, इसके आधार पर क्या है? अक्षांशों का मापन किया जाता है। तो विषुवत व्रत के आधार पर जो है आपके अक्षांश रेखाओं का मापन किया जाता है। दो शब्द आए हैं, एक तो अक्षांश और एक आता है अक्षांश रेखाएं। एक है अक्षांश और एक है अक्षांश रेखाएं। देखिए अक्षांश जो है पृथ्वी पर कितने हैं? एक तो कौन सी है? भूमध्य रेखा है। अक्षांश में एक तो भूमध्य रेखा है, प्लस भूमध्य रेखा से 90 उत्तर में है और 90 दक्षिण में है। 90 90 180 प्लस 1 बराबर अक्षांश कितने हो गए? 181 अक्षांश हो गए। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। देखिए जो 0 डिग्री है उसके 90 उत्तर में, 90 दक्षिण में कितने हुए? 180 और 1 0 डिग्री खुद। हालांकि उसका नाम 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, लेकिन वो संख्या में तो है ना। ये सारी कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक नहीं है। तो अक्षांश कितने हो गए? 181। अब इसमें से यदि हम बात करें अक्षांश रेखाएं की, तो अक्षांश रेखाओं की यदि बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपको पता हो तो सिर्फ एक बिंदु के रूप में है। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव एक दो बिंदु है, एक उत्तर में एक दक्षिण में, उन्हें हम रेखाएं नहीं बोलेंगे। तो 181 में से 2 माइनस करोगे तो 179, ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। ग्लोब पर कितने अक्षांश है? 181। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है। किस रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है? तो देखिए जो आपके 0 डिग्री है, 0 डिग्री के उत्तर में स्थित 90 अक्षांशों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विषुवत व्रत, जो है इस रेखा के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत व्रत के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको क्या कहा जाता है? देखिए ये है 0 डिग्री, बार बार बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए। 0 डिग्री है, इसके उत्तर में 90, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 90, और दक्षिण में 90। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती है जिन्हें हम अलग से देखते हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी, 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिणी और उत्तरी। तो देखिए ये जो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये दो
क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय कहलाता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा क्या गया है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। देखिए ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है आपके कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसका अन्य नाम है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, राजस्थान की माही नदी इसको 2 बार पार करती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, ये जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसको मकर रेखा कहा जाता है और इसको कर्क रेखा कहा जाता है, दोनों याद रखना। हालांकि ये से तो बेसिक से सवाल है लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 0 से जब शुरुआत करते हैं तो ये बेस आपके तैयार होना चाहिए। 0 डिग्री जो है इसको विषुवत रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। आगे चलिए, अक्षांश रेखाओं का आकार विषुवत वृत्त से दूरों की ओर कैसा होता है। देखिए आपने देखा कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी जो है वो एक उभरी हुई है। कैसी है, उभरी हुई है। कैसे देखोगे, आप कोई धागा लो, कोई गेंद लो, संतरा लो, नारंगी ले लो, उसके चारों तरफ आप इस तरीके से धागा लपेटो तो जो बीच में है ना, बीच में ज्यादा धागे की जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप ऊपर या नीचे जाओगे तो धागे की जरूरत कम पड़ेगी। इससे क्या निकल के आया कि जो है विषुवत रेखा है वहां पर तो अक्षांश रेखा की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, इसका आकार बड़ा होता है। जैसे जैसे उत्तर, जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे इसका आकार घटता जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अक्षांश रेखाओं का विषुवत रेखा से जो है उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर इनका आकार घटता जाएगा और इनका देखिए आकार घटता जाएगा तथा मान बढ़ता जाएगा। मान बढ़ता जाएगा कैसे, देखिए आकार तो आपके समझ में आ गया। आकार समझ में आ गया कि विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका आकार कम होता जाता है लेकिन मान बढ़ता जाता है। कैसे, 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जा रहा है ना ध्रुवों की ओर, वैसे ही नीचे की तरफ देखेंगे तो भी बढ़ता जा रहा है। मतलब विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर इनका मान तो बढ़ता है और आकार घटता है। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी, हालांकि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है लेकिन समझने के लिए इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली ये मान लीजिए पृथ्वी है, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी, 0 डिग्री अविश्वत रेखा है। ये पूछ रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। मैंने कहा इसके 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। अब पूछ रहा है कि इसके दोनों के बीच का जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है। तो देखिए इस वाले भाग में सूर्य जो है सीधा चमकता है। कैसा चमकता है, सीधा चमकता है। इस वाले पार्ट में साल में एक दिन तो पक्का हर जगह सूर्य कैसा चमकेगा, सीधा चमकेगा। मतलब यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी मिल रही है। गर्मी का मतलब क्या है, उष्ण। क्या होता है, उष्ण मतलब गर्म। और मैंने कहा दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, दो देशांतरों के बीच का क्षेत्र गोर कहलाता है। तो देखिए दो अक्षांश मतलब अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध। और ये कटिबंध कैसा है, गर्म है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें है सीधी पड़ती है। तो सामूहिक रूप से इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आगे चलते हैं, किस कटिबंध में
किस कटिबंध में वर्ष में एक बार दोपहर के समय सूर्य सिर के ठीक ऊपर होता है? तो वही बात है जो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें क्या है, साल में एक बार हर जगह सूर्य लंबवत चमकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में साल में एक बार जो है सूर्य सीधा चमकता है। आप देखते हो ना, अरे देखते हो, ये वाली आकृति सही है पृथ्वी की, अब की बार सही बन रही। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपको पता है सूर्य, यदि हम सीधी इसकी भाषा में बात करें तो सूर्य इधर से इधर होता है, इधर से इधर होता है। यहां पर सूर्य का जो प्रकाश है वो क्षैतिजीय होता है, और इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, लंबवत होता है। इस वाले पार्ट में साल में एक ना एक दिन पक्का किसी ना किसी जगह सूर्य सीधा चमकता ही है। तो इस वाले भाग में सूर्य की खूब सारी गर्मी प्राप्त होती है। और यह क्षेत्र कौन सा, उष्ण कटिबंध, इसमें दोपहर के समय सूर्य सिर पर चमकता है। आप देखते हो ना 21 जून तक कहाँ जाता है, अपने कर्क रेखा पर, फिर वापस आ जाता है सितंबर में, फिर नीचे दिसंबर में जाता है 22 दिसंबर को, यहाँ मकर रेखा पे चमकता है, फिर वापस चला जाता है मार्च में भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। तो इस तरीके से इस वाले पार्ट में ही भ्रमण ज्यादा करता है, बाकी जगह जो है पृथ्वी पर ये क्षैतिजीय रूप में सूर्य की किरणें प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध किसके बीच का स्थित है भाई, शीतोष्ण कटिबंध किसके बीच स्थित है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच, मकर रेखा तथा दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच, तथा बी व सी। तो शीतोष्ण कटिबंध पूछ रहा है। उष्ण कटिबंध तो हमने देख लिया कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं, जो शीत भी है और उष्ण भी है, बीच वाला है, ना तो शीत है ना उष्ण है, कैसा है, शीतोष्ण है। कौन सी संधि है वो भी कमेंट में बता देना, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। तो देखिए इसको ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से पढ़ो है। ये क्या है, 0 डिग्री, कौन सी रेखा, 0 डिग्री रेखा। ये कौन सी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये कौन सी है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये कौन सी है, 86 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ध्यान से देखना, इस एक छोटे से मैप के माध्यम से, ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी में जत्तो आपा मैप में पढ़ाना बत्तो ज्यादा याद होया करे। रटन को कोई काम ही को नहीं, रटन के लिए हिस्ट्री है, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में भी कई समझने वाली चीजें समझे ही है, लेकिन भूगोल का ये पूरी तरीके से समझने वाला सब्जेक्ट है। आपको समझते हुए चलना है, रटना नहीं है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमने देखा, ये कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कैसा कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसे मकर रेखा बोलेंगे। ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव व्रत, मतलब है क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव व्रत। इसको तो उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और इसके व्रत वाले भाग में है तो इसे बोलेंगे उत्तरी ध्रुव व्रत, और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव व्रत। तो ये जो मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वाला भाग इसे बोलेंगे। और लास्ट जो बचता है अपना कौन सा, ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शीत कटिबंध। तो तीनों कटिबंध आपके क्लियर हो जाने चाहिए। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध, और कर्क रेखा और मकर रेखा से लेके
उत्तरी ध्रुवीय व्रत तथा दक्षिणी ध्रुवीय व्रत वाला बीच वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुवीय व्रत और दक्षिणी ध्रुवीय के बीच, उत्तरी ध्रुवीय व्रत और उत्तरी ध्रुवीय के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपके शीत कटिबंध। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। आगे चलिए भाई, शीत कटिबंध का तापमान कैसा होता है? अरे शीत का मतलब ही कैसा है? ठंडा है, तो बहुत ठंडा होता है शीत कटिबंध का तापमान। शीत कटिबंध किसके बीच है? अभी हमने देखा क्या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध के दक्षिण में ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास वाली जो पेटी होती है जहां पर बिल्कुल वायु नहीं चलती, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? डोल्ड्रम या शांत पेटी कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंध के दक्षिण में, शीतोष्ण कटिबंध के दक्षिण में शीत कटिबंध किसके बीच होता है? तो देखिए ये ध्रुवों के बीच होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। इस वाले जो पार्ट में होता है इसमें क्या होता है? शीत कटिबंध। अभी हमने देखा तो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है? शीत कटिबंध होता है। आगे चलिए, देशांतर रेखाएं किसके बीच खींची जाती है? देशांतर रेखाएं किसके बीच खींची जाती है? तो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में खूब सारा अध्ययन किया, खूब सारा पढ़ा। अब देख रहे हैं देशांतर रेखाएं किसके बीच खींची जाती है। देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। क्या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्या खींची जाती है भाई? ये आपके अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। ऐसे क्या है कि साथ साथ में वापस रिवीजन करते चलो ताकि आप भूलो नहीं। विषुवत रेखा के समानांतर क्या खींची जाती है? सारी की सारी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा से मकर रेखा तक बिल्कुल नहीं। देखिए देशांतर रेखाएं जो होती है वो इस तरीके से मिलेगी आपको, ग्लोब पर इस तरीके से मिलेगी। इसका मतलब क्या है? उत्तर से लेके दक्षिण ध्रुव के बीच खींची जाती है। क्या? अक्षांश रेखाओं के विपरीत जो है देशांतर रेखाएं, उनको। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव के बीच खींची जाती है। ये भी कैसी है? काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखते हैं, देशांतर रेखाओं की सहायता से किस दिशा की जानकारी मिलती है? देखिए जब खींची इसी दिशा में जाती है, खींची उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है इस तरीके से, इसका काम क्या होता है? देखिए देशांतर अधिकतर जो है समय और तिथि की जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी स्थान, पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को काम में लिया जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मिलन स्थल होता है, हर एक जगह अक्षांश और हर एक जगह देशांतर होता है। तो जहां पर भी इनका मिलन बिंदु होता है वो उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति के बारे में आपको नॉलेज करवाता है। तो देखिए देशांतर रेखाओं का समय और तिथि के बारे में ज्यादा उपयोग होता है। इससे क्या पता चलता है? देशांतर रेखाओं की सहायता से इधर तो पूर्व दिशा का पता चलता है और इधर पश्चिम दिशा का पता चलता है। पूर्व और पश्चिम दिशा का पता चलता है देशांतर रेखाओं से, और अक्षांश रेखाओं से उत्तर व दक्षिण का। आगे चलिए, टोंगा द्वीप किस महासागर में है भाई? और नीचे वाला भी देख लेते हैं, मॉरिशस द्वीप किस अक्षांश पर स्थित है? देखिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों जो द्वीप है इनका जिक्र है आपके एनसीईआरटी की किताब में है, और दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है भाई। दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। बताओ टोंगा द्वीप किस महासागर में है और मॉरिशस द्वीप किस महासागर में है? देखिए टोंगा जो द्वीप है, क्या वो अंटार्कटिक में है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? मॉरिशस द्वीप किस अक्षांश पर स्थित है? तो जी देखिए टोंगा द्वीप है, ये जो टोंगा द्वीप है ये आपके कौन से में? प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में है। मॉरिशस द्वीप किस अक्षांश पर स्थित है? एक बार देख लीजिए, ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब देख लेते हैं मैप में। देखिए एक तो है यहाँ पर और एक है यहाँ पर, दो द्वीप है। एक तो है हिंद महासागर में, ये कौन सा महासागर है, अंग्रेजी के एम आकार का, एम आकार दिख रहा है ना, इंडिया इसका एम आकार बना रहा है, एम आकार में, अंग्रेजी के एम आकार में कौन सा है, आपके हिंद महासागर है। त्रिभुज के आकार में देखिए इधर से दिख रहा है और इधर से दिख रहा है, एक त्रिभुज की आकृति में कौन सा महासागर स्थित है, प्रशांत महासागर। एस की आकृति में कौन सा महासागर स्थित है, वो आपके अटलांटिक महासागर। फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं टोंगा और मॉरिशस। तो देखिए प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिशा में, इसे क्या बोलते हैं, टोंगा द्वीप बोलते हैं। और ये कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर टोंगा, और उसी अक्षांश पर कौन सा है, ये आपके है मॉरिशस। मॉरिशस द्वीप, देखिए मॉरिशस द्वीप जो है वो भी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, और टोंगा द्वीप भी जो है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश है। फर्क इतना सा है कि ये हिंद महासागर में है, कौन सा, मॉरिशस। जो ये मेडागास्कर द्वीप दिख रहा है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, इसके पूर्व दिशा में है मॉरिशस द्वीप। और इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर में कौन सा है, टोंगा। दोनों कौन से पे 20 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। टोंगा द्वीप किस महासागर में, प्रशांत महासागर में, और मॉरिशस किस में है, हिंद महासागर में। आगे चलिए। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो देखिए देशांतर रेखाएं हैं, आपको पता चल गया कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाती है। इनकी जो देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है, देखिए 90, 180, 360 या 270। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती है, इन देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी है, 360 है। कितनी है, 360। देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है और अपने अक्षांश पर एक समकोण की जगह मिलती है, समकोण पर मिलती है, और इनकी संख्या कितनी है, 360। प्रधान देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, विषुवत रेखा को कहा जाता है, नहीं कहा जाता। 90 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर या 180 डिग्री देशांतर। तो प्रधान जो देशांतर रेखाएं होती है, रेखाएं नहीं होती, रेखा ही होती है, प्रधान तो एक ही होगा ना। अरे प्रधान, ये नागौर है प्रधान, वो वाली बात है, प्रधान हमेशा एक ही होता है, एक जगह का तो एक ही प्रधान होता है। तो देशांतरों का भी एक प्रधान है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी बोलते हैं। ये किसे बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। आगे वर्ल्ड का मैप आएगा, पीछे है ना वर्ल्ड का मैप, ये देखिए यहां से गुजरती है भाई, ये गिनी की खाड़ी है, गिनी की खाड़ी में प्रधान अक्षांश रेखा और प्रधान से लेते हैं ना, ये देखिए प्रधान देशांतर रेखा, और ये है आपके प्रधान अक्षांश, जिसे हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। इन दोनों का जो मिलन स्थल है, इन दोनों का मिलन स्थल है वो कौन सी जगह है, ये आपके है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में। आपको कोई पूछे कि 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान यामोत्तर रेखा कौन सी जगह मिलती है, तो ये आपके गिनी की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर में है और अफ्रीका के पश्चिमी भाग में है, वहां पर मिलती है। क्या पूछा गया है, इनकी जो संख्या होती है वो 360 होती है। प्रधान देशांतर रेखा किसे कहा जाता है, तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, इसे ही प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा
कहा जाता है, याद रखोगे। और ये दोनों कहां पर मिलती है? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, गिनी की खाड़ी, जो अंटार्कटिक महासागर का क्या है? एक खाड़ी है, क्षेत्रीय खाड़ी है। आगे चलते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहां पर शून्य हो जाती है? सिंपल सी बात है, इस तरीके से कोण बनाती है, इस तरीके से बनाती है ना। इस तरीके से, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। देखिए बीच में, हालांकि मैंने सही नहीं बनाया, सही बना नहीं है हाथ से, लेकिन समझने के लिए है कि यहां पर इनके बीच की दूरी क्या है? शून्य हो जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो शून्य हो जाती है। सर्वाधिक इनके बीच की दूरी कहां पर होती है? वो होती है भूमध्य रेखा पर। अभी रीट में एक सवाल पूछा भी गया था। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहां पर शून्य हो जाती है? ध्रुव पर शून्य हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है, डिग्री में, अंश में, या किलोमीटर में? तो देखिए देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसे किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? ये गौर कहलाता है। क्या कहलाता है? गौर कहलाता है। आगे चलिए। मुख्य देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो देखिए 2 स्लाइड पहले हमने देखा, ये देखिए इंग्लैंड, जो ग्रेट ब्रिटेन है, इंग्लैंड यहां से गुजरती है। इंग्लैंड की कौन सी जगह है? ग्रीनविच, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और इसी के नाम पर इसका नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा भी निकाला गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा इंग्लैंड। किस रेखा पर पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध विभाजित होता है? तो मैंने बता दिया, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके इधर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसके इधर वाला जो भाग है इसे बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। किस रेखा पर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध विभाजित होते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर पर ही जो आपके पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध निर्धारित होते हैं। आगे चलिए। ग्रीनविच रेखा से पूर्व और पश्चिम में अधिकतम कितने डिग्री की गिनती होती है? 360, 90, 45, 180। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये कौन सी रेखा है? ये है आपके 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इससे इधर जो है आपके 180, 180 देशांतर इधर गिनती होती है। और इससे पश्चिम दिशा में 180 देशांतर की गिनती होती है। यदि आप मानचित्र को खोल के देखोगे, पढ़ने में सुलभ हो, सरल हो, इस कारण अपन जो है मानचित्र को इस तरीके से खोल के देखते हैं तो अपने को एक इधर 180 डिग्री दिखाई देता है, एक इधर 180 डिग्री दिखाई देता है। हकीकत में जब आप उसे इस तरीके से वापस टच करोगे तो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो आप 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाओगे और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाओगे। तो ग्रीनविच रेखा से पूर्व और पश्चिम में अधिकतम कितने डिग्री की गिनती होती है? 180 डिग्री की होती है। 180 इधर और 180 उधर। ग्लोब पर कितने स्थान की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है? ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति कैसे ज्ञात की जाती है भाई? इसका जो राइट आंसर होगा आपके, वो होगा केवल अक्षांश से, केवल देशांतर से, अक्षांश से देशांतर से। देखिए मैंने बताया था, कोई भी अक्षांश व देशांतर जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती है, समकोण की स्थिति बनाती है, उस बिंदु पर उस स्थान की वास्तविक स्थिति ज्ञात की जाती है। तो ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश व देशांतर का मिलन स्थल का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितने घंटे में 360 डिग्री घूमती है? पृथ्वी जो है, देखिए 2 चीजें याद रखना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना,
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। चारों ओर घूमना, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना मतलब हमेशा घूमती है, हर दिन घूमती है, और हम हर दिन घूमते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो भ्रमण कहलाता है। अपने चारों ओर भ्रमण। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर। अरे संस्कृत में पढ़ के आते हो ना, उपसर्ग पर परा आप सम नोव निश निर्दुष दूर वी आदि पियति, तो परि जो होता है उसका मतलब क्या होता है? चारों ओर। परि मतलब चारों ओर। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और हमेशा घूमती है, हर दिन घूमती है, तो मतलब क्या है? भ्रमण करती है। क्या करती है? भ्रमण। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। और यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, तो वो क्या कहलाता है? वो परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमण कहलाता है। दोनों शब्द बहुत बार आते हैं एग्जाम में, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग कितने घंटे में 360 डिग्री घूमती है? तो सभी को पता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री कितना? 24 घंटे में घूम लेती है। और इससे क्या बनते हैं? दिन रात। दिन रात बनते हैं। पृथ्वी एक घंटे में कितना अक्ष घूमती है? तो क्या भाई, 360 में 24 का भाग दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसका आधा करोगे तो 12, इसका आधा करोगे तो 180, इसका 6 करोगे और इसका कितना हो गया? 90, इसका करोगे 3, इसका करोगे 45। 3 का भाग जब 45 में दोगे तो 1 बराबर क्या आएगा? 15 आ जाएगा। तो पृथ्वी एक घंटे में कितना अक्ष घूमती है? 15। आगे देखिए, ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजे होते हैं। लैब असिस्टेंट का सवाल है। पिछले लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में ऐसा ही एक सवाल आया था, बहुत प्यारा सा। ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजे होते हैं, तो पूर्वे कितने? 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? माना कि ये क्या है? ये आपके 0 डिग्री, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री क्या है? देशांतर। ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। इससे इधर जाओगे तो समय बढ़ता जाएगा और इधर जाओगे तो समय घटता जाएगा। समय घटेगा, इधर जाओगे तो समय बढ़ेगा। अब देखो, पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ग्रीनविच रेखा पर कितनी बजे हैं? यहां पर 12 बजे है। 12 बजानी नहीं है आपको, ये बोल रहा है 12 बजे है। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। कितना? 1 घंटा लेती है। तो देखिए, ये बोल रहा है 15 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है। ये बोल रहा है, इसकी बात कर रहा है, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये बोल रहा है कि यहां पर तो 12 बजे हैं। इसी समय जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजे हैं? आपको पता है, पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। तो 0 से आप 15 डिग्री जाओगे तो कितना? 1 बजा दो भाई, 1 घंटा आगे करोगे तो 1 बजेंगे। 1 बजेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए, ग्रीनविच रेखा पर दोपहर 12 बजे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय क्या होगा? वो 1 बजेगी। देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय किसके आधार पर निर्धारित होता है? देखिए, देशांतर, एक बात तो याद रखना, एक देशांतर है, एक देशांतर पर चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर कहीं पर भी हो, एक देशांतर पर जो है पूरा जो स्थानिक समय होता है वो एक ही होता है। स्थानीय समय एक जो देशांतर होता है उस पे एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। अब देखिए सवाल को, देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय किसके आधार पर है?
निर्धारित होता है। चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, तारों की स्थिति। तो देखिए जो है स्थानीय समय निकाला जाता है वो आपके सूर्य की स्थिति के आधार पर निकाला जाता है। प्राचीन काल में आप देखते थे ना, अरे डोकरा कहता 12 बज गई, मतलब सूर्य एकदम सर पे जब चमकता था तब उनको लगता कि हाँ 12 बज गए, मतलब अपनी जो छाया है बिल्कुल छोटी हो जाती। और शाम और सुबह के समय आप देखते हो लंबी लंबी, और बहुत जब छोटे थे तब देखता ना, तो देखो हमारी छाया इतनी लंबी है, मैं भूत हूँ। और दोपहर आता था वो भूत भेड़ हो जाता, मतलब एकदम छोटी सी छाया होती। तो सूर्य के आधार पर ही समय का निर्धारण होता है। 180 डिग्री देशांतर पर किस समय मध्य रात्रि होती है जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे है? बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये बात कर रहा है 0 डिग्री देशांतर की। ये बोल रहा है कि यहां पर कितनी 12 बजे हैं, किसकी? दोपहर की। दोपहर की 12 बजे हैं कहां पर? ग्रीनविच पर। तो ठीक इसके उल्टा 180 डिग्री कहां पर होगा? इसके उल्टा ही तो होगा। 180 इधर चलेंगे, 180 इधर चलेंगे, वापस इसको गोलाई में करेंगे तो 180 इसके ठीक विपरीत होगा। तो ठीक विपरीत होगा, तो यहां पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो वहां पर क्या होगा? रात्रि के 12 बजेंगे। तो ठीक है भाई, जब 180 डिग्री देशांतर पर किस समय मध्य रात्रि होगी? जब ग्रीनविच पर क्या है 12 बजेंगे, तो रात 12 बजे। ठीक इसके विपरीत आप चाहे तो डिग्री के हिसाब से निकाल लेना, 1 डिग्री 4 मिनट, या 15 डिग्री 1 घंटे के हिसाब से निकाल लेना। 180 डिग्री चलोगे तो 12 घंटे का फर्क आ जाएगा। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है भाई? बहुत बार कंफ्यूज होते हो, और शायद रीट में सवाल भी आया था कि पृथ्वी कौन सी दिशा में घूमती है। क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तो सारा जो है कंफ्यूज हो जाता है बंदा। आपको याद रखना है, किस तरीके से याद रखना है, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। देखिए पृथ्वी जो है वो अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस तरीके से घूमती है। माना कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, तो अपन देखते हो ना सुबह जब उठते हो, अरे सुबह जब उठो जब थाने लागे कि भाई हाँ इस साइड सूरज निकल रहा है, कभी देखो इस साइड सूरज निकल रहा है। यदि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती तो अपन जन दिखना दी हुए 20 साइड या सूरज आतो दिखतो। अपने को किधर की साइड दिखता है? पूर्व दिशा की ओर, जैसे ऐसे दिख रहा है कि इधर से उस खेत से ऐसे सूरज ऊपर आ रहा है, निकल रहा है। मतलब है पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व घूमती है तभी अपने को सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय हुए होता नजर आता है, इस तरीके से आता है ना। तो सूर्य जो है पूर्व दिशा से उदय होता नजर आता है, इससे पता चलता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। अगला देखिए, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? अभी देख ही लिया 4 मिनट। 15 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन जब मैथ में करोगे तो 8 डिग्री घूमने में 4 मिनट। स्थानीय समय किस रेखा पर एक समान होता है? अभी हमने देखा देशांतर रेखा जो होती है, एक देशांतर पर सभी जगह स्थानीय जो समय है एक जैसा होता है। आगे देखिए, ग्रीनविच से पश्चिम में समय किस प्रकार होगा? अभी हमने देखा ये ग्रीनविच है, 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसी के कारण उस जगह का नामकरण ग्रीनविच होने से इस जो है रेखा का नाम भी क्या कर दिया गया? ग्रीनविच रेखा। अब ये बोल रहा है कि इसके पश्चिम में, अभी तो हमने बोला कि इसके पश्चिम में जब आओगे तो जो है समय क्या होगा? घटेगा। तो क्या होगा? पीछे हो जाएगा भाई। दोपहर 12 बजे सूर्य कहाँ होता है? अरे सूर्य माथे पर हुआ है दोपहर 12 बजे, कट हुआ है, माथे पर हुआ है, एकदम उच्चतम बिंदु पर हुआ है, ना कि क्षैतिजीय बिंदु पर। तो दोपहर 12 बजे सूर्य कहाँ होता है? अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। देसी भाषा में क्या, तो माथे पर हुआ है 12 बजे। आगे चलो भाई, ये देखिए टाइम जोन है, ये अपना जो है रूस है, इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। देखिए रूस, रूस में टाइम जोन कितने? 11 टाइम जोन मिलेंगे आपको, क्योंकि देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा है। अरे जिस देश का या जिस किसी क्षेत्र का जो है देशांतरी विस्तार अधिक होता है तो वहां पर एक से अधिक टाइम जोन निर्धारित कर दिए जाते हैं, जिससे वहां पर व्यवस्था बनी रहे। ये देखिए अपना भारत है, ये लिखा हुआ है भारत प्लस 5.5, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए ग्रीनविच है जो इंग्लैंड के
ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इससे इधर वाला जो है, जब भी आओगे इधर वाला चाहे कोई सा भी देश हो, वहां आप बात करोगे तो इस ग्रीनविच रेखा से समय आगे ही मिलेगा, इधर पीछे मिलेगा। ठीक है, इधर आगे मिलेगा, इधर पीछे मिलेगा। अरे अब कभी देखते हो ना कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कभी लेट उठना पड़ता है कि मैच होता है, तो यहाँ पर कभी जमैका में, वेस्ट इंडीज में मैच होते हैं, तो आप देखते हो टाइम शेड्यूल अलग रहता है। मैच कभी किसी टाइम शुरू होता है, कभी किसी टाइम। ये क्या है, ये इस टाइम की वजह से ही तो होता है। तो ये देखिए भारत 5:30 प्लस लिखा हुआ है, मतलब इस ग्रीनविच रेखा से 5:30 घंटे आगे है। और ये देखिए पाकिस्तान में 5 ही लिखा हुआ है, मतलब ग्रीनविच रेखा के टाइम से पाकिस्तान में 5 घंटे टाइम आगे है। इस तरीके से है भाई ये सारा सिस्टम। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में 9:30। तो ये जैसे जैसे आगे चलेंगे टाइम बढ़ता जाएगा, आगे मिलेगा। आगे देखिए भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर पर स्थित है। भारत का जो मानक समय कौन सी रेखा पर स्थित है, बताओ। देखिए तो देखिए भारत का जो मानक समय है, आगे एक मैंने मानचित्र डाल रखा है, मैं बताऊंगा अच्छे से आपको। भारत का जो मानक समय है, भारत के मानक समय का मतलब क्या है। अरे एक मानक निर्धारित कर लिया गया है भारत में, वहां पर जो समय होगा वही पूरे भारत के लिए मान्य होगा। अभी एक सवाल आया था लेबर स्टैंड में, जिसमें पूछा गया था ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, तो दिल्ली में क्या बजे होगी। अरे जब अपना टाइम जोन एक जगह से निर्धारित कर लिया गया है, अपनी मानक जो समय रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री निर्धारित कर ली गई है, तो दिल्ली में कोई अलग से थोड़ी बजेंगे। तो उसका राइट आंसर क्या माना गया, जो 5.5 घंटे है वो इससे आगे माना गया। मतलब जब ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं तो दिल्ली में कितनी बजे मानी गई, 5:30। और मैं 5:30 करके आया था। कई ज्यादा क्या है, 1.5 होशियार के में क्या है, कम ज्यादा कर देते हैं, कर दिया कि हाँ वहाँ इतनी बजेगी तो दिल्ली में तो कम ही बजेगी। अपना टाइम जोन जो है, मानक समय कहाँ से निर्धारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित है। यहां पर जितना समय होगा वही पूरे देश में होगा, वही पूरे देश में होगा। तो याद रखना भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत और इंग्लैंड के समय में कितना अंतर होता है, अभी हमने देखा ग्रीनविच रेखा है वो कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है। और इस ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना है, 5.5 डिग्री क्या है, प्लस है, 5.5 डिग्री प्लस है। तो जब इंग्लैंड में 12 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे, भारत में 5:30 बजेंगे। मतलब 5.5 घंटे भारत का समय आगे है इंग्लैंड से। अंतर है 5.5 घंटे का, वो माइनस में नहीं है, प्लस में, 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय किस नाम से जाना जाता है, भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के प्रत्येक समय क्षेत्र में कितने देशांतर का क्षेत्र होता है भाई। देखिए पृथ्वी के प्रत्येक समय क्षेत्र में, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। किसको, पृथ्वी को, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए पृथ्वी के प्रत्येक समय क्षेत्र में कितने देशांतर का क्षेत्र होता है, तो इसमें जो है 15 डिग्री देशांतर का एक क्षेत्र होता है। 15 इंटू 24 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा कवर हो रहा है, 360। रूस में लगभग कितने मानक समय अपनाए गए, देखिए रूस का जो है देशांतरी विस्तार अधिक है, इस कारण यहाँ पर 11 टाइम जोन निर्धारित किए गए हैं। भारत के किस शहर के पास से मानक समय रेखा गुजरती है, देखिए भारत के प्रयागराज, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा इसे बोलते हैं। भारत का मानक समय कहां से निर्धारित किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद प्रयागराज नैनी से गुजरती है, जहां पर अभी महाकुंभ लगा था। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तब भारत में समय क्या होगा। अरे लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में है, लंदन है। ये बोल रहा है कि लंदन में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, तो 2 में +5 नहीं बल्कि 5.5 करने हैं। तो 2 के बाद में 5 जोड़ेंगे तो 7, आधा जोड़ेंगे तो 7.5।
जब लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे। शाम के 7:30 बजेंगे। दोपहर के जब 2 लंदन में बजेंगे तो अपने कितने बजेंगे? अपने 7:30 बजेंगे शाम के। ये देखिए भारत की प्रधान समय रेखा, ये कौन सा क्षेत्र है? ये है आपके प्रयागराज, इलाहाबाद। ये नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है, इसी के नाम पर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा। समय रेखा। अब देखिए ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भाई। कितने राज्यों से गुजरती है? देखिए सबसे पहले है यूपी, उसके बाद है ये एमपी। एमपी से थोड़ी बहुत गुजरती है। कई बार क्या है, बच्चे सही से देख के नहीं जाते मैप को और उनको लगता है कि ये मध्य प्रदेश में जाती नहीं है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद देखिए ये उड़ीसा, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। भारत के इन 5 राज्यों से होके प्रधान भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये था भाई आज प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक। अक्षांश और देशांतर रेखाएं निश्चित रूप से आपको कवर हुई होगी, और कक्षा 6 का जो लेवल है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से ये जो है सवाल आपके लिए तैयार किए गए थे। इनसे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। जिस किसी भी एग्जाम में टॉपिक दे रखा है अक्षांश और देशांतर, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे और कोई एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एनसीईआरटी की किताबें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।